हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम, आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मिड डे प्राइम में बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की। जी हां, सबसे पहले बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे शामिल हुए हैं बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे पश्चिम बंगाल की भी, आखिरकार कैसे जो वोटर्स हैं वो गायब हो रहे हैं और घुसपैठिए लगातार भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बात होगी प्रेसिडेंशियल को लेकर भी, किस तरीके से उस पर जो फैसला है वो यहाँ पर आया है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, ये आपको बताएंगे। इसके अलावा और तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, यानी हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत एनडीए सरकार के 26 मंत्रियों ने भी ली शपथ। 3 महिला और युवा चेहरे भी मंत्रिमंडल में हुए शामिल। लंबित मामलों में राष्ट्रपति संदर्भ पर सुप्रीम कोर्ट ने पलटा अपना निर्णय। कहा, बिल पर राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए निश्चित नहीं की जा सकती निर्णय की समय सीमा, लेकिन राज्यपाल अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रोक सकेंगे बिल। पश्चिम बंगाल में दिखने लगा है एसआईआर का असर। कई मतदाताओं का नहीं लग रहा कोई पता। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में 26 से 30% मतदाताओं को बीएलओ नहीं ढूंढ पाए हैं। और आज से गोवा में सितारों का जमघट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत समेत दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत का होगा विशेष सम्मान। और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर एक बार फिर से एनडीए सरकार, जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में उन्होंने नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को प्रचंड जीत हासिल हुई है और अब बिहार में 18वीं विधानसभा का गठन होगा। दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, और इस दौरान आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। और पटना के गांधी मैदान में एक विशेष कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। गोपनीयता का शपथ ग्रहण करने का अनुरोध। और इस दौरान आपको बता दें, सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सम्राट चौधरी को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर भाजपा विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा ने कहा, बिहार के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार को अपना जनादेश दिया है। डबल इंजन की सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने जनादेश दिया। बिहार में नए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के साथ ही कई अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। गांधी मैदान में आयोजित भव्य आयोजन में विजय कुमार चौधरी और आपको बता दें विजेंद्र यादव ने यहां शपथ ली। भाजपा से दिलीप जायसवाल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा अशोक चौधरी, श्रवण कुमार और मंगल पांडे ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें करीब 26 मंत्री जिन्होंने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री पद की यहां शपथ ली और साथ ही इसमें कई ऐसे चेहरे जिनको शामिल किया गया है खासतौर से। वहीं पटना के गांधी मैदान में आज एनडीए की नई सरकार के कई मंत्रियों ने शपथ ली। इस क्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने रामकृपाल यादव और नितिन नवीन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं सुनील कुमार, संतोष कुमार, सुमन मांझी ने भी शपथ ली। इसके अलावा लेसी सिंह और मदन साहनी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें बिहार के मंत्रिमंडल में लेसी सिंह समेत 3 महिलाओं को जगह मिली है। तो नई सरकार के कई मंत्री जिन्होंने यहां पर शपथ ली मंत्री पद की, रामकृपाल यादव, नितिन नवीन, सुनील कुमार जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली और लगातार इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि एनडीए में कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाएगा। इस दौरान हमने देखा कि मोहम्मद जमा खान, संजय टाइगर और रमा निषाद ने भी यहाँ पर गोपनीयता की शपथ ली, जबकि सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। कई मंत्री यहाँ पर अगर आंकड़ा देखा जाए करीब 26 मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और साथ ही साथ कई ऐसे युवा चेहरे भी इसमें शामिल हैं और 3 महिला विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ यहां पर ली है। रमा निषाद, सुरेंद्र मेहता जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, उसके साथ साथ अगर देखा जाए नारायण प्रसाद और अरुण शंकर ने भी शपथ ली और ख़ासतौर से इस दौरान हमने देखा कैसे वहां पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने लखीम कुमार रोशन और शेषी सिंह को भी यहां पर शपथ दिलाई। इसके अलावा दीपक प्रकाश, प्रमोद कुमार, संजय कुमार पासवान और संजय सिंह ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। शेषी सिंह, दीपक प्रकाश, प्रमोद कुमार जिन्होंने यहां पर मंत्री पद की शपथ ली है और लगातार जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कई ऐसे नाम जिन पर मोहर लगी है। संजय कुमार पासवान, संजय सिंह जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पटना के गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह जिसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, इसके अलावा एनडीए के तमाम बड़े नेता, उनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की यहां शपथ ली और साथ ही करीब 26 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। और किस तरीके से अब नई सरकार का जो गठन है, मुख्यमंत्री शपथ ले चुके हैं और वो चेहरे जो कि मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, किस तरीके से और आगे की प्रक्रिया होगी, इस पर और जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण और शैलेंद्र मिश्र पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा मधुरेश, जिस तरीके से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कई ऐसे चेहरे, लेकिन 26 जो मंत्रियों ने जिन्होंने शपथ ली है यहाँ पर खासतौर से 3 महिला भी उसमें शामिल की गई हैं। मधुरेश, जानना चाहेंगे आपसे न सिर्फ नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार बतौर मुख्यमंत्री अपने पद की शपथ ली। जी जी बिल्कुल। जो बीजेपी कोटे से 14 विधायक थे उनको मंत्री पद दिया गया। इसके अलावा जदयू के 8 विधायकों को भी मंत्री बनाया गया। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से कयास लगाया जा रहा था कि 3 विधायकों को मंत्री पद दिया जाएगा, जबकि 2 विधायकों को मंत्री पद दिया गया। इसके बाद जीतन राम मांझी की पार्टी और रालोसपा जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दोनों से एक जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया गया है। और ओवरऑल में अगर बात करें तो लगभग
14 नए चेहरे जो हैं इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, जिसमें श्रेयसी सिंह और रामकृपाल यादव के साथ दीपक कुशवाहा भी शामिल हैं, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। इसके अलावा भी कई चेहरे हैं, जबकि एक मुस्लिम चेहरा है जो कि जमा खां के रूप में एक मुस्लिम चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जहाँ तक महिलाओं की बात करें तो श्रेयसी सिंह जो है वो अभी जो वर्तमान जो कैबिनेट होगी, बिहार कैबिनेट होगी, उसमें सबसे यंग लेडी लीडर के रूप में या लेडी मंत्री के रूप में आप कह सकते हैं। लेडी लीडर तो अगर की बात अगर करें तब तो मैथिली ठाकुर हो जाएंगी, क्योंकि 25 साल की उम्र में उन्होंने विधायकी का चुनाव जीता है। जबकि मंत्रियों में लेडी में बात करें तो सबसे कम श्रेयसी सिंह है। इसके अलावा रमा निषाद को भी मौका मिला है, लेसी सिंह, 3 महिलाओं को मौका मिला है बिहार कैबिनेट में। टोटल नीतीश कुमार को जोड़ते हुए 27 लोगों ने आज शपथ लिया है, जिसमें 26 जो हैं वो मंत्री हैं और उसमें से 3 जो हैं वो महिला हैं। रमा निषाद को लेकर के पहले से नाम की उनकी चर्चा चल रही थी। रमा निषाद की चर्चा इसलिए भी चल रही थी क्योंकि एक तो वहाँ जिस सीट से वो जीती हैं वो सीट बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। वहाँ से पारंपरिक रूप से जो जीतते आ रहे थे, रामसूरत राय जीत रहे थे, वो एक कद्दावर और बाहुबली नेता माने जाते थे। उनका टिकट काट करके रमा निषाद को वहाँ से टिकट दिया गया था और रमा निषाद ने काफ़ी मार्जिन से उस सीट पर जो है वो कब्जा किया, जिसके बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि रमा निषाद को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा श्रेयसी सिंह जो हैं वो एक तो राजपूत समाज से आती हैं और राजपूत समाज के 32 विधायक जो हैं वो एनडीए में शामिल हैं। ऐसे में समझा जा रहा था कि श्रेयसी सिंह के साथ नीरज कुमार बबलू को भी टिकट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि नीरज कुमार बबलू को मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि श्रेयसी सिंह को चलिए बिल्कुल स्थिति जो है शपथ दिलाई गई है जी, वो साफ हुई है। और खासतौर से शैलेंद्र, अगर देखा जाए युवा चेहरों को भी यहाँ पर अब जो जगह दी गई है, किस तरीके से एक नई तस्वीर जो है वो अब हमें आने वाले समय में नज़र आएगी, क्योंकि लगातार एनडीए की तरफ से ये कहा गया है कि विकसित बिहार की जब हम बात कर रहे हैं पूरी कोशिश वही रहेगी और इन्हीं नए चेहरों के साथ हम कह सकते हैं उसका क्रियान्वयन जो है वो किया जाएगा। देखिए 27 सदस्यों ने आज शपथ ली है, उसमें आधे से ज़्यादा नए चेहरे हैं, यानी वो जो चेहरे हैं जिनको पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। युवा चेहरों की बात मधुरेश कर रहे थे, तमाम अनुभवी चेहरे भी हैं, तो निश्चित तौर पर आगे का बिहार कैसा होगा उसकी एक झलक दिखाई देती है। जहां क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, जहां पर सामाजिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, और उम्मीद यही है कि भविष्य में जब कभी और विस्तार होगा, चूंकि कहा जा रहा था कि संभावित 35 मंत्री होंगे, 3 मंत्री लोजपा से होंगे, सिर्फ 2 ने आज शपथ ली है, तो हो सकता है कि भविष्य में जब विस्तार हो तो कुछ और मंत्रियों की जगह मिले। क्योंकि बीजेपी से कहा जा रहा था कि 16 मंत्री बनाए जाएंगे, 14 मंत्री बनाए गए, तो यानी आने वाले समय में हो सकता है कि बीजेपी कोटे से कुछ और मंत्री हो, लोजपा से 1 मंत्री और हो, और जेडीयू से भी 1 मंत्री और हो सकता है। तो यानी एक जगह रखी गई है, जो कुल सदस्य मंत्रिमंडल में हो सकते हैं उससे कम पर आज शपथ ग्रहण हुआ है, यानी कुल 27 सदस्य आज शपथ ग्रहण में शामिल उनको किया गया है। निश्चित तौर पर एक गुंजाइश भी बची हुई है, और इस 27 में आप सामाजिक समीकरण देखते हैं, आप देखें बिहार के जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां से भागीदारी देने की कोशिश की गई है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित तौर पर महिलाओं की बात तो हम कर ही रहे थे कि 3 महिलाओं को जगह मिली है, युवा और बहुत चर्चित चेहरे हैं, खासतौर पर श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह और रमा निषाद। जी बिल्कुल, और खासतौर से हमारे साथ शुक्राइल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक जो नया समीकरण भी हमें देखने को मिल रहा है, नए चेहरों को भी शामिल किया गया है, किस तरीके से ये जो समीकरण है ये आपको यहाँ बनता हुआ नजर आया, और इसके प्रभाव की हम बात करें, इसका इम्पैक्ट जो है वो किस तरह की उम्मीद करके अब हम चलेंगे? इस बार जिस तरह चुनाव लड़ाया गया उसी तरह उसके रिजल्ट्स के अनुसार सरकार बनाने में आप देखेंगे कि बड़ी कोऑर्डिनेशन लगी है इसमें। लंबी बातचीत के बाद आगे क्या करना है, कैसे करना है, और ये नए सरकार में जो बड़ी चीज जो है, यंग चेहरे भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं, जो वरिष्ठ मंत्री भी हैं, जो काफी उनका एक्सपीरियंस भी है। एक प्रकार से आप देखेंगे तो कहा जाता है कि ब्लेंड ऑफ एक्सपीरियंस और यंग, मतलब यंग पीपल लाने की जो कोशिश हुई है, क्योंकि इस चुनाव को जो मैंडेट जो मिला है इससे अपेक्षाएं बहुत है। इसको कौन डिलीवर कर पाएंगे
नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सरकार और आगे क्या क्या कदम लेंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजों पर लोगों का पूरा फोकस है। तो इसीलिए आप देखेंगे, जैसे अभी बता रहे थे, शैलेंद्र बता रहे थे कि कुछ सीट्स, कुछ बर्थ खाली रखी गई है, मंत्री पद खाली रखी है कि आगे जाके अगर कुछ बदलना है, कुछ आगे एडिशन करना है, इसके लिए भी गुंजाइश रखी गई है। इसका मतलब ये फाइनल नहीं है, आगे भी कुछ चेंजेस होंगे, आगे भी कुछ नए चेहरे आ सकते हैं और सबके सामने, हर मंत्री के सामने कई चुनौतियां हैं और मुझे लगता है क्राइटेरिया यही रखा गया है, भाई कौन परफॉर्म कर सकता है, कौन डिलीवर कर सकता है। जी बिल्कुल, और खासतौर से मधुरेश देखा जाए तो शायद ये क्राइटेरिया वाकई देखने को मिला है कि किस तरह का आपका प्रदर्शन रहा है और उसके बाद आप क्या कुछ अपने क्षेत्र के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ आप विकास के लिए कर रहे हैं, शायद इस बात का ख्याल रखा गया है। क्योंकि एक प्रचंड जीत 243 में से 202 सीट जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं जनता की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ती हैं। उनको लगता है जिन्हें हमने चुना था बिल्कुल सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए मुकुल, सबसे पहले बात है कि जो आज मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जो मंत्रियों ने जिन्होंने आज शपथ लिया है, उनमें एक नपातुला समीकरण दिखता है, क्षेत्रीय समीकरण दिखता है, एक नपातुला जाति समीकरण दिखता है और एक नपातुला समीकरण दिखता है युवा जोशीले चेहरों का और एक अनुभवी चेहरों का जो पहले से मंत्री थे या फिर जिनके पास में एक लंबा अनुभव है काम का। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मंत्रिमंडल है ये एक लकीर खींचती है, एक ड्राइंग बनाती है जिससे ये पता चलता है कि आने वाला जो बिहार होगा वो किस तरह से विकास करेगा या वो विकसित बिहार कैसे बनेगा, उसको लेकर के। अगर मसलन बात की जाए किस तरीके से पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से रोडवेज का विकास हुआ है, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स डेवलप हुए, जिस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुए हैं या फिर जिस तरीके से स्किल या फिर रोजगार के अवसरों का डेवलपमेंट हुआ है, वो अपने आप में बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए एक नज़ीर है। अगर आप बात करें कि सिर्फ स्कूल से अगर हम बात करना शुरू करें, स्कूल में ड्रॉप आउट रेशियो सुधरा है। कॉलेज की बात करें, कॉलेज में एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो इन्हेंस हुई हैं और इसके साथ में अब जब रोज़गार की बात करें तो जो युवा हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज़ के साथ में सरकारी नौकरियों में भी अवसर हैं। और जो मैनिफेस्टो भी था एनडीए का, उसके संकल्प पत्र में ये साफ लिखा हुआ था कि अगले आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। ऐसे में जो पूरी जनता है और जो बिहार के जो मतदाता हैं उनकी नज़र अब एनडीए की तरफ ही है कि ये जो विकास का रोड मैप था अब इस पे क्रियान्वयन कैसे किया जाए। बिल्कुल, और साथ ही शैलेंद्र आप भी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? मुकुल, मैं कहना चाह रहा था कि अगर बहुत ध्यान से देखिए मंत्रिमंडल के चेहरे को तो ऐसा लगता है कि अनुभव वाले मंत्री वो जेडीयू कोटे में ज़्यादा हैं। आप युवा और ऊर्जावान चेहरे देखें तो वो बीजेपी कोटे में ज़्यादा है। सम्राट चौधरी से लेकर अगर आप देखें मंगल पांडे और श्रेयसी सिंह तक या नितिन नवीन, ये वो चेहरे हैं जो बिहार बीजेपी की भविष्य की राजनीति के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। बिल्कुल। और आप अगर जेडीयू में देखें तो श्रवण कुमार हो और बाकी चेहरे हों, अनुभवी चेहरे, अशोक चौधरी, नीतीश कुमार तो 10वीं बार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है, तो वो मिश्रण दिखता है कि एक तरफ जेडीयू में अनुभवी चेहरों की भरमार है तो आप बीजेपी में देखें युवा चेहरों की भरमार है, तो वहीं उपेंद्र शाह की पार्टी में आप देखें एक सबसे युवा को मंत्री बनाया गया है, तो वो एक मिश्रण दिखता है। और जब अब बंटवारा होगा विभागों का तो आगे की दृष्टि दिखाई देगी। 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के तौर पर हम देखेंगे उन्हें कौन सा विभाग मिलता है, इंडस्ट्री किसको मिलने जा रही है, ये महत्वपूर्ण है। चूंकि नीतीश मिश्रा शामिल नहीं हुए हैं, नीतीश मिश्रा जो पूर्व की सरकार में उद्योग मंत्री थे उनको इस बार जगह नहीं मिली है, हालांकि वो चुनाव जीते हैं झंझारपुर। बिल्कुल शैलेंद्र, और खासतौर से प्रधानमंत्री ने तो नीतीश कुमार को यहाँ बधाई भी दी है। आप बता दें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री ने जो बधाई संदेश है वो साझा किया है नीतीश कुमार के लिए। क्या कुछ इस बधाई संदेश में उन्होंने लिखा है अपने दर्शकों को भी हम यहाँ बता देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा नीतीश कुमार जिन्होंने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इस दौरान प्रधानमंत्री ने लिखा कि बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक अद्भुत टीम है जिसमें समर्पित नेता हैं जो बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। ये संदेश प्रधानमंत्री ने साझा किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर और इस टीम को प्रधानमंत्री ने अद्भुत बताया है जो कि समर्पित है बिहार को
नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, और उन्हीं को प्रधानमंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। आप बता दें, बिहार में एक बार फिर एनडीए सरकार, और इसी को लेकर हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने बधाई भी दी। शेखर जी, आपसे भी मैं समझना चाहूँगा, क्योंकि जब हम देखते हैं कहीं ना कहीं डबल इंजन की बात की जाए या पीएम मोदी और नीतीश कुमार का मैजिक की बात की जाए, लेकिन बीजेपी जिस तरीके से बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, कहीं ना कहीं हर लेवल पर हम देख सकते हैं, हर स्तर पर जो मेहनत है वो की गई, और क्या यही बड़े कारण रहे? फिर चाहे हम बूथ स्तर की बात करें, कार्यकर्ताओं की तमाम बात की जाए, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, इसमें दो बातें हमें गौर करना चाहिए। एक है कि बीजेपी का हमेशा चुनाव लड़ने का एक जो प्रक्रिया रही है, एक प्रोसेस रही है जी, वो बूथ लेवल से लेकर हर चुनाव क्षेत्र, विधायक क्षेत्र तक, उस पर जिस तरह की कोऑर्डिनेशन रहती है, मॉनिटरिंग रहती है, वोटरों के फीडबैक के अनुसार जो चीज़ें की जाती है, वो एक तरफ है। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, देखिए, ये पिछले सालों में जिस तरह बीजेपी सरकार में जिस तरह कंट्रीब्यूट किए, बीजेपी मंत्रियों ने जिस तरह काम किया, उसका भी बड़ा असर है। क्योंकि जब हम नीतीश कुमार जी की सुशासन की बात करते हैं, नीतीश कुमार की जो विकास पर जो फोकस की बात करते हैं, उस पर बीजेपी मंत्रियों की भी उस पर भूमिका है, और लगातार प्रधानमंत्री भी सारे बीजेपी विधायकों और मंत्रियों को, वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, उनको यही बात करते हैं। लेकिन हमारा काम यहाँ पे किसी पद में बैठने की बात नहीं है, हमारा काम है डिलीवर करना है, हमारा काम है रिफॉर्म करना है, हमारा काम परफॉर्म करना है, हमारा काम ट्रांसफॉर्म करना है। ये बात बार बार प्रधानमंत्री आज उनकी संदेश भी देखिए कि बिहार को और भी ऊंचाई पे ले जाएंगे। इसका मतलब प्रधानमंत्री एक प्रकार से सारे विधायकों और मंत्रियों को एक प्रकार से एक गोल सेट कर चुके हैं। वो गोल है एनडीए की मैनिफेस्टो में जो बातें की गई है, जो कार्यक्रम की बात की है, जो स्कीम्स की बात करी है, वो कैसे अच्छी तरह कार्यान्वित हो, कैसे ग्राउंड लेवल पे कैसे इंप्लीमेंट हो। क्योंकि ये लगातार आप देखेंगे, जब डबल इंजन सरकार की हम बात करते हैं तो इसकी मॉनिटरिंग आपकी स्टेट लेवल पे भी होगी और केंद्र लेवल पे भी होगी। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, ये एक बड़ी वजह हम मान सकते हैं कि लगातार निगरानी होती है, जो कहा जा रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है, उसका क्या असर है, और उसी का एक बड़ा प्रभाव परिणाम के तौर पर हमने देखा है बिहार चुनाव में। देखिए मुकुल, बीजेपी की राजनीति को जो समझते हैं, किस तरह से संगठन में नेताओं को तैयार किया जाता है, फिर उन्हें चुनावी राजनीति में उतारा जाता है। आप देखिए, मंगल पांडे विधान परिषद से आते थे, मंत्री थे, इस बार सीवान से चुनाव लड़ाया गया, विधानसभा में पहुंचे हैं, मंत्री बने हैं। आप देखिए दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इस वक्त, उनको मंत्री बनाया गया, यानी भविष्य में नया प्रदेश अध्यक्ष बिहार को मिलने वाला है बीजेपी का। तो संगठन से नेताओं को सरकार में लाना, चुनाव लड़ाना, युवा चेहरों को आगे लाना, तो ये एक पूरी प्रक्रिया होती है कि पहले आप संगठन में राजनीति सीखिए, फिर सरकार में आइए, जनता के बीच जाइए, जनता से विश्वास हासिल कीजिए और जनता के लिए काम कीजिए। तो तमाम एक चेहरे तैयार किए जाते हैं, उनको पूरी तरह से मार्गदर्शन दिया जाता है, उनकी एक ट्रेनिंग की जाती है और उसके बाद सरकार में लाया जाता है। इसीलिए गवर्नेंस बेहतर होता है। बीजेपी ये कहती है उसके जो मॉडल है, जो एनडीए का मॉडल है, जिसमें मुख्यमंत्री की अगुवाई में तमाम मंत्रियों की एक ट्रेनिंग हो चुकी होती है। तमाम मंत्री वो एक संगठन में लंबा अनुभव लेकर आते हैं, भले ही वो युवा हो, लेकिन उनको जिम्मेदारी कुछ न कुछ दी जाती है, किसी मोर्चे में दी जाती है, किसी विधानसभा में दी जाती है, तो उनके पास एक गवर्नेंस का पूरा अनुभव होता है, जनता का फीडबैक होता है, इसीलिए वो बेहतर काम बतौर मंत्री कर पाते हैं। तो इस सरकार में अभी आप देखिए कई चेहरे हैं जो संगठन में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अब दिलीप जायसवाल, और युवा चेहरे हैं नितिन नवीन, अब एक और युवा चेहरा श्रेयसी सिंह जो चुनाव लड़कर जीत कर आई हैं विधान परिषद से। इस बार कई लोगों को विधानसभा में चुनाव लड़ाया गया, यानी नए चेहरे विधान परिषद में भी आएंगे भविष्य में। तो ये पूरी की पूरी टीम तैयार करने की एक प्रक्रिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत का संकल्प है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ उसको आगे बढ़ाया जाना है। एजेंडा साफ है कि इस बार उद्योग पर ध्यान देना है, जिससे जो पलायन मजबूरी में करते हैं कम से कम उन्हें रोका जा सके बिहार में। और बाकी चीजों में बिहार तो बाकी राज्यों के बराबर है ही, चाहे बिजली, पानी, सड़क,
चमचमाती हुई सड़कें हैं, गांव तक जाइए, पटना आने में टाइम नहीं लगता, कानून व्यवस्था भी कमोबेश बाकी राज्यों जैसी है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। उद्योग धंधे आए, निवेश आए। प्रधानमंत्री ने बीजेपी मुख्यालय से वो आह्वान किया है तमाम बिहार के लोगों को जो दुनिया भर में रहते हैं, तमाम उद्योगपतियों को। तो अगले 5 साल वो वॉच आउट होगा कि कैसे इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाती है। उसकी झलक मिल गई है, इथेनॉल प्लांट आ गया है, चीनी मिल शुरू करने की कोशिश हुई है। तो अब ये देखना होगा कि विभागों का बंटवारा कैसे होता है, किसको क्या विभाग मिलता है। जी बिल्कुल। और साथ ही शेखर जी, जिस तरीके से देखा जाए संकल्प पत्र में जो बातें कही गई थी, जो वादे किए गए थे, वो तो पूरे होंगे ही, लेकिन अब अगले 5 वर्ष जो हैं किस तरीके से एक बिहार की नई तस्वीर जो है अब हम कह सकते हैं वो नजर आएगी। देखिए, बार बार आपने देखा होगा ये इलेक्शन के कैंपेन के दौरान प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक ही बात थी, जब बिहार बदलेगा तो देश बदलेगा जी, और देश बदलेगा तो बिहार बदलेगा। इसका मतलब आने वाले 4 साल में, यानी अगले लोकसभा चुनाव से पहले, प्रधानमंत्री की उम्मीद है, कॉन्फिडेंस है कि ये जो टीम आज शपथ ली है, ये टीम इस तरह काम करेगी ताकि रिजल्ट्स ऐसे आएंगे जब चुनाव, पार्लियामेंट्री चुनाव, अगले परीक्षा वही है कि अगले परीक्षा से पहले ही कई जो वादे की गए वो ग्राउंड पर इम्पैक्ट होंगे। बिहार के जो फाइनेंसेस है वो बड़ी इंप्रूवमेंट होगी। साथ में जो रोजगारी की जो बात की गई है, ऐसा क्लाइमेट बनाया जाएगा जिसमें निवेश होगा, जिसके वजह से नए यूनिट्स आएंगे, इंडस्ट्रीज आएंगे, और साथ साथ महिला की जो सशक्तिकरण की बात की गई है, जिस तरह स्कीम्स इंप्लीमेंट होंगे, वहाँ भी आप देखेंगे बहुत परिवर्तन आने की जो गुंजाइश है, वो पूरी तरह से उस पर काम करेंगे। और प्रधानमंत्री स्वयं जब बात, क्योंकि देखिए ये बात ऐसी है, जब बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी, इसका मतलब राज्य सरकार, एनडीए की सरकार हो, लेकिन पीएम हमेशा हर सरकार की, जो राज्य सरकार की, जहां वो स्वयं जो वादा करके आए हैं वो कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, लगातार मॉनिटरिंग होगी। और बिहार जनता ने इसीलिए वोट डाला क्योंकि जब डबल सरकार होगी, डबल इंजन सरकार, पटना में जो सरकार और दिल्ली में जो केंद्र सरकार, दोनों मिलकर फैसले लेंगे, दोनों मिलकर जो आगे जो चुनौती है उसको सामना करेंगे। और ये क्योंकि यही गारंटी दी गई है, तो इसीलिए आप देखेंगे बहुत कुछ बदलेगा। मेरी उम्मीद है, मेरी कॉन्फिडेंस भी है कि अगले 1 साल में आप देखेंगे आगे जितने बढ़े उससे भी और स्पीड बढ़ेगी। बार बार प्राइम मिनिस्टर कहते हैं स्पीड, स्केल, और उसकी ये भी है कि मतलब इसकी मैग्नीट्यूड ऐसी होगी, लोगों को भी लगेगा कि सरकार पहले दिन से ही लगी हुई है अपने कार्यक्रम में, अपने स्कीम्स पे। जी बिल्कुल शेखर जी। और एनडीए तो कहीं ना कहीं अगर कही जाए ना सिर्फ 1 साल बल्कि 100 दिन में जिस तरीके से लगातार कार्य करती है, वो लगातार अपने जनता तक पहुंचाती भी है। और देखना होगा कि बिहार में किस तरीके से अब जो नए कार्य हैं वो गति पकड़ते हुए नजर आएंगे, जो विकास है और तेज़ी के साथ यहाँ होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को न सिर्फ बधाई दी बल्कि कुशल प्रशासक उनको बताया, और बताया कि उनका शानदार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कैसे अब डबल इंजन की जो सरकार है उसके चलते बिहार को भी गति मिल सकेगी। फिलहाल शेखर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही शैलेंद्र और मधुरेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो खासतौर से बात अगर की जाए बिहार की, जाना आपने पर नई सरकार का गठन हो चुका है और करीब ऐसे अगर देखा जाए 26 ऐसे विधायक जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। देखना होगा कौन कौन से पोर्टफोलियोज उनको मिलते हैं और कैसे विकास जो है वो गति बढ़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां से न सिर्फ वोटर गायब हो रहे हैं तो घुसपैठिए फरार हो रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ बांग्लादेशी नागरिकों के पश्चिम बंगाल छोड़ने की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लापता मतदाताओं की संख्या से चुनाव आयोग चिंतित है। जी हां, राज्य CEO कार्यालय के अनुसार कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों में करीब 26 से 30% मतदाताओं को BLO ढूंढ नहीं पाए हैं
और वहीं 99.64% इन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम खत्म होने के बाद ये 30% वोटर अब राज्य सीईओ कार्यालय की लिस्ट में अनट्रेसेबल हैं, यानी इनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं पहले हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीर उत्तर 24 परगना के स्वरूप नगर सीमा की है। ये बांग्लादेशी नागरिक 10-12 साल से कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में बिना किसी रुकावट के रह रहे थे। क्या स्वरूप नगर की ये तस्वीर कोई अपवाद है? राज्य में 99% एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जाने के बाद यही सवाल चुनाव आयोग के गलियारों में गूंज रहा है। सीईओ कार्यालय के कुछ अधिकारियों का कहना है कि राज्य के कम से कम 36 विधानसभा क्षेत्रों के बीएलओ ने सूचित किया है कि कई इलाकों में वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने के बाद भी व्यक्तियों का पता नहीं चल रहा। आयोग के नियमों का पालन करते हुए 3 बार घर जाने पर भी वे नहीं मिल रहे। वहीं कुछ मामलों में पते पर जाकर पता चला कि उस घर का अब कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो मैं आउटसाइड में रहते हैं और कोई इलेक्टर्स है जो इधर नहीं है, क्योंकि तो हमारा ग्राम है, हम छोटा से बड़ा हुआ सब लोग को साथ हमारा पहचान है, इसलिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2-4 आदमी जो बाहर से आया उसको हम ट्रेस करने के कोई प्रॉब्लम है। वहीं बीएलओ का ये दावा है कि उत्तर बंगाल से लेकर दक्षिण बंगाल तक हर जगह यही अनुभव है। इस सूची में 2 24 परगना के साथ साथ राजारहाट, गोपालपुर, राजारहाट, न्यू टाउन, बरुईपुर, सोनारपुर, कोलकाता पोर्ट, कस्बा, काशीपुर, बेलगाछिया, रायगंज, हावड़ा, दुबराजपुर, आसनसोल, खड़गपुर जैसी विधानसभाओं के नाम शामिल हैं। 30% वोटरों के अनट्रेसेबल होने के पीछे 3 तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पहला, अनट्रेसेबल वोटर काम के सिलसिले में अब दूसरे शहरों में रह रहे हैं। दूसरा, सुबह काम के लिए निकलना और रात को लौटना, इसलिए बीएलओ उनसे मिल नहीं पा रहे। तीसरा, लापता मतदाता स्वरूप नगर की तरह बांग्लादेशी नागरिक हैं। घर घर जाकर सर्वे करने के बाद बीएलओ की तरफ से तीसरा अनुमान अधिक मजबूत हो रहा है। राजारहाट न्यू टाउन के बीएलओ अब्दुल सत्तार का कहना है कि एक बूथ के निवासी को ही उस बूथ का बीएलओ बनाया गया है। गांव में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, फिर भी वोटर लिस्ट में ऐसे कई नाम दिख रहे हैं जिन्हें उन्होंने गाँव में कभी नहीं देखा। हमारे जो बूथ है वो ऐसे कुछ वोटर है जिसको हम उसको पहचानते ही नहीं, वो कहाँ रहते हैं, और अभी भी वो हमारे पास कोई मैसेज नहीं किया कि हम आपके वोटर है। अभी एज है 50, तो 50 एज में उसका जो नजर में अभी तक नहीं देखा ऐसा आदमी है जो हमारे यहाँ वोटर है। ये भारतीय नहीं है, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया रोहिंग्या है, इनको भाग जाना चाहिए। हाँ, ये ममता बनर्जी इनको दामाद बना के रखा था। चुनाव आयोग ऐसे मतदाताओं को अनट्रेसेबल वोटर्स कह रहे हैं। इन अनट्रेसेबल वोटर्स के पास जो फॉर्म पहुंचे हैं वो बीएलओ के जरिए यारों के पास रिटर्न हो जाएगा। 9 दिसंबर जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब पता चलेगा राज्य में अनट्रेसेबल वोटर्स कितने हैं। इन दौरान अनट्रेसेबल वोटर्स अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं, उनका जो पक्ष है वो कमीशन के सामने वो कहना चाहते हैं, तो हेल्पलाइन नंबर के जरिए ऐसा वो कर सकते हैं। किंसुक मंडल, शुभजीत पाल चौधरी के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, कलकत्ता। तो देखिए आपने ये रिपोर्ट, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने आप में वैसे भी ज़ाहिर तौर पर काफ़ी गंभीर है और सीआई की जो चिंता है वो भी वाजिब है। कोलकाता से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, जानना चाहेंगे, आपकी रिपोर्ट के जरिए भी हमने देखा किस तरीके से जो मतदाता हैं, करीब 26 से 30% मतदाता जिनका कोई अता पता नहीं चल रहा है, हालांकि कारण जो है उसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब तस्वीरें आती हैं जो चेक पोस्ट हैं वहाँ पर जो लगातार अवैध नागरिक भारत में रह रहे थे, बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं, जितनी संख्या में वो जाते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस तरह के तमाम वीडियो वायरल हैं, क्या माना जाए, क्या ये वही वोट बैंक है जो कि अब कहीं ना कहीं टीएमसी जिसकी वजह से परेशान हो रही है और एसआईआर को लगातार नकार रही है? मुकुल, देखिए, ये जो अनुमान किया जा रहा है कि ये वही वोटर है, ये अनुमान क्यों किया जा रहा है? क्योंकि जब एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जब उसको कलेक्शन करने की बारी आई तो चुनाव आयोग ने जायजा लिया कि कैसा काम चल रहा है।
तो इस जायजा लेने के तहत बीएलओ जो है उन्होंने कहा, वो जमीन पे है, उनकी जमीनी एक्सपीरियंस है उनकी, उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे घर है क्योंकि चुनाव आयोग का नियम है कि 3 बार जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम 3 बार गए हैं लेकिन 3 बार जाने के बाद भी इन लोगों का कोई अता पता नहीं है और ये 26 से 30% है कुल मिला के करीब 36 असेंबली क्षेत्र में ऐसा मिला है उनको। तो उनका कहना कि तो निर्वाचन का चुनाव आयोग ने कहा कि क्या रीजंस होते हैं। उन्होंने कहा कि आसपास के पड़ोसी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनका जो लैंडलॉर्ड है या फिर वो जहाँ रहते हैं वहां का जो अभी जो रह रहे हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और कई बीएलओ का ये भी कहना है कि बीएलओ क्या है, बीएलओ उसी बूथ का वोटर है जी। लेकिन सौरभ, हमारे बूथ में ऐसा कोई है हमें पता ही नहीं है। ये करीब 36 विधानसभा है, यहाँ पर टीएमसी की स्थिति की अगर बात की जाए, क्या टीएमसी का प्रभाव जो है इन 36 विधानसभाओं में हमें ज्यादा देखने को मिलता है? जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं की हमने देखा था पिछले दिनों, गुंडई की भी जो खबरें तमाम सामने आती हैं, जो घोटाले हैं वो लगातार उजागर हो रहे हैं। ये सिर्फ टीएमसी एमएलए यहाँ से जीते यही नहीं, यहाँ पे जो वोट प्रतिशत मिला और उसके हिसाब से जो लीड मिला जी, उसका अगर जायजा किया जाए तो राजारहाट न्यू टाउन, राजारहाट गोपालपुर, ये बारुईपुर पूर्व, बारुईपुर पश्चिम, सोनारपुर उत्तर, सोनारपुर दक्षिण, इन सभी विधानसभाओं में ये 36 विधानसभा अगर देखा जाएगा तो आप देखेंगे कि टीएमसी एक बड़ी कंफर्टेबल जोन में है। उनका जो लीड है वो काफी हद तक कंफर्टेबल है, ये तो है, ये बात तो है। तो इसी बात को लेके निर्वाचन कमीशन का एक हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है। वो ये भी देखना चाहते हैं कि अगर बीएलओ जो बोल रहे हैं वो सच में सच है कि नहीं। अगर बीएलओ नहीं पहुंचे, वो बीएलओ की गलती है, तो सरासर जो डायरेक्ट जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें चुनाव आयोग को वो संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसीलिए चुनाव आयोग कह रहे हैं कि जब ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा तब हम कह पाएंगे कि अनट्रेसेबल एनुमरेशन फॉर्म कितना है, कितना एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बावजूद वो फॉर्म फिलअप ना होके यारों के पास चले आए। इनमें से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है और कितने ऐसे हैं जो अनट्रेसेबल है, और तभी जाके जो सारी बात है ये बात का खुलासा हो पाएगा आखिर में ये अनट्रेसेबल क्यों है। जी बिल्कुल, यानी अनट्रेसेबल की जो सच्चाई है वो ज़्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगी, सच्चाई बाहर आएगी और देखना यही होगा कि किस तरीके से जो घुसपैठिए हैं क्या वही एक वोट बैंक था जो कि अब लगातार भागता जा रहा है। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ सौरभ कई ऐसी जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आई हैं, अलग अलग चेक पोस्ट जो हैं वहाँ पर जिस तरीके की भीड़ नज़र आ रही है, जो बांग्लादेशी लगातार जा रहे हैं, और उन्होंने खुद ये कबूल भी किया है कि उनके पास सारे वो प्रमाण पत्र हैं जो कि कहीं ना कहीं पहले देख सकते थे कि जो कि भारतीय होने के नाते वो दिखाते थे, फिर चाहे आधार की बात की जाए या दूसरे दस्तावेज़ों की बात की जाए, और ये सब कहीं ना कहीं उनसे ज़बरदस्ती अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने मतदान भी किया है, वोटिंग भी उन्होंने की है, और उसके बाद उनसे जो हस्ताक्षर हैं उनके वो भी लिए गए थे। जी बिल्कुल, उन लोगों का जो बयान है वो बयान असल में चौंकाने वाला है। क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ दस्तावेज नहीं आया, भारतीय आधार कार्ड, भारतीय एपिक कार्ड, ये सब नहीं आया। कैसे आया ये भी बहुत अहम है। वो कह रहे हैं कि हम लोग एक लोकेलिटी में रहते थे, एक मोहल्ले में रहते थे, वहां पे टीएमसी कार्यकर्ता आते थे, उनको कहते थे कि किस दिन पे उनको कागजात और फॉर्म फिलअप करना है, और उसके बदले में उनको वो आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब मिल जाएगा। जी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को लेके चुपचाप उनका कार्ड करवाया गया, एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरी बात हुआ। अगर ये सच कह रहे हैं तो अगर ये ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ तो लोकल पुलिस स्टेशन क्या कर रहे थे, वहां का जो पुलिस ऑफिसर्स है वो क्या कह रहे थे। ये जो नागरिक है, अगर इनका रोल है तो इनको तो पहले कहना चाहिए था ना एडमिनिस्ट्रेशन को, ऐसे ऐसे घुसपैठिए यहाँ पे है, आप देखिए मामले को। जी लेकिन इन्होंने वोटर तालिका लेकिन सौरभ क्या यही वजह ममता बनर्जी लगातार जो कह रही हैं कि एसआईआर सही नहीं है, जो कि 3 साल में होना चाहिए, 3 महीने में जो होना चाहिए उसको आप इतनी जल्दी करा रहे हैं? मुकुल देखिए, घटना परंपरा अगर आप पास रखेंगे ना, साइड रखेंगे, तो पहले क्या हुआ, एसआईआर का शुरुआत हुआ 4 नवंबर को। शुरू होने के दिन ही ममता बनर्जी ने रैली घोषणा कर दी जी कलकत्ता। उस मंच से एसआईआर का जी जान से विरोध किया। फिर 7 दिन के बाद वो उत्तर बंग में थे, नॉर्थ बंगाल में थे। नॉर्थ बंगाल में जब वो थे, वहां से उन्होंने क्या कहा कि इट्स एन इमरजेंसी,
अभी वो मानती है कि एसआईआर को रद्द कर देना चाहिए। और उसी दिन उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया है। और फिर अब जब ये तस्वीरें आ रही है, ये बॉर्डर स्वरूपनगर बॉर्डर वाली तस्वीरें जब लगातार आ रही है और जब वो बयान आ रही है, तब वो एक हैंडल में पोस्ट करती है एक बीएलओ की मौत को लेके कि एसआईआर को अभी रद्द कर देना चाहिए। तो ये जो सवाल उन्होंने, वो जो सवाल कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, उसी के चलते विपक्ष का कहना है कि जब भी एसआईआर से उन लोगों का दावा सामने आ रहा है, तब ममता बनर्जी क्यों इसको रुकवाने का मांग कर रही है। जी बिल्कुल, और तभी इस वजह से कई सवाल जो हैं वो लगातार यहाँ उठ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में वोटर्स के गायब होने की बात कही जाए या घुसपैठियों के भागने की कहीं ना कहीं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो कि लगातार एसआईआर को रद्द करने की बात कर रही हैं, और उसी वजह से विपक्ष जो है हमलावर है, लगातार उनसे सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा वो क्यों चाहती हैं। फिलहाल मिड डे प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया। बन गया बजट? हाँ, 5000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो। बढ़ी गई। जाओ भाई। आरबीआई कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मिड डे प्राइम में। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज लंबित विधेयकों पर निर्णय के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के मामले पर सुनवाई हुई। राष्ट्रपति संदर्भ का सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। ये शक्तियों के बंटवारे की अवधारणा के खिलाफ है। संविधान पीठ ने साफ किया कि तमिलनाडु मामले में जस्टिस पार्थिवाला के फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निश्चित करने को सिर्फ कोर्ट का ऑब्जेक्ट यानी बाध्यकारी नहीं माना जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को विचार के लिए अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रोक सकते। गवर्नर के पास किसी विधेयक को लेकर केवल 3 विकल्प हैं, जिसमें मंजूरी देना, दूसरा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना और आखिरी असेंबली में उसको वापस भेजना। इन 3 विकल्पों के लिए वह अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर को इन 3 संवैधानिक ऑप्शन में से चुनने का अधिकार है और आर्टिकल 200 के तहत अपना काम करते समय वह मंत्रिमंडल से सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रकर की बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर ये फैसला सुनाया। तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, और इस पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है अपना जो दिया है, कहीं ना कहीं राज्यपाल को जिस तरीके से कहा गया है कि अनिश्चित काल तक वो इसको अपने पास रोक नहीं सकते हैं, और साथ ही साथ जो 3 विकल्प यहाँ सुझाए गए हैं, किस तरीके से इनको देखा जाए। और पहले जब हम देख रहे थे जो दूसरी बात है वो निकल कर सामने आ रही है। विकास, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी मुकुल, मैं जैसा कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2 जजों का फैसला आया था उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि ये सीधे सीधे एक तरीके की दखल अंदाजी है कार्यपालिका के कामकाज में। और आज जब रेफरेंस पर अपना जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने, तो स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आप कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये पूरी तरह से कार्यपालिका के क्षेत्र में अतिक्रमण माना जाएगा। और यहाँ तक कि कोर्ट ने ये कहा कि जो बात जस्टिस पार्दीवाला ने अपने जजमेंट में कही थी, उसको केवल उनकी एक मौखिक टिप्पणी की तरह ट्रीट किया जाए और आने वाले समय में कोर्ट इसको बाध्यकारी मानकर किसी तरह के फैसले ना दें। जहां तक डिले की बात है, कोर्ट ने यह कहा कि डिले अगर होता है और वो उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कि कोई कारण नहीं अगर लगता है राज्य सरकार को कि क्यों डिले हो रहा है, तो वो ऐसे मामलों में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहां पर एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास भी, क्योंकि गवर्नर के जो फैसले हैं आर्टिकल 200 और
राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है आर्टिकल 201 में, जैसा आप बता रहे थे कि 3 विकल्प होते हैं, बिल को मंजूर करना, लौटाना या रिजर्व करना। ये जो अधिकार है, इसमें इसकी न्यायिक समीक्षा बहुत ही सीमित दायरे में हो सकती है। अगर किन्हीं अपवादों में राज्य सरकार को ये लगता है कि ये डिले जरूरत से ज्यादा हो रहा है, तो वो केस टू केस मामले को ला सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट ऐसी परिस्थिति में कोई समय सीमा तय कर सकता है। लेकिन पिछला जो फैसला था, जो एक तरीके से उसने एक मैंडेटरी ये कर दिया था कि 3 महीने में निर्णय लेना होगा राष्ट्रपति को, या 1 महीने में राज्यपाल को निर्णय लेना होगा, ये स्वीकार्य नहीं है भारतीय संविधान के जो प्रावधान है उनके तहत। और इसीलिए कोर्ट ने लगभग उन सभी बातों को जो उस 2 जजेस के फैसले में थी, उन पर अपनी राय फैसले के उलट दी है। मुकुल, ये जो रेफरेंस होता है ये हमेशा एडवाइजरी नेचर का होता है, तो इससे अपने आप पुराना मामला खत्म नहीं हो जाता। तो जहां तक तमिलनाडु में, जब आप याद करें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबित मामलों को पारित मान लिया जाए, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और ये कहा है कि ये आप नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। तो उस मसले पर एक अलग से रिव्यू पिटीशन संभवतः आएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये केवल रेफरेंस था जिस पर जवाब देना था सुप्रीम कोर्ट को, और जिसके इम्प्लीकेशंस होंगे वो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई उसको लेकर के हो सकती है। जी बिल्कुल विकास, लेकिन जिस तरीके से पहले 3 महीने की समय सीमा जो है वो निर्धारित करने की यहाँ बात कही गई थी, लेकिन उसके साथ साथ अब का जो समय है जिसमें बताया गया है कि अनिश्चित काल तक जो राज्यपाल हैं उस लंबित बिल को अपने पास नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए इसमें जब हम कह रहे हैं कि अनिश्चित काल तय कैसे किया जाएगा कि कितने समय सीमा को अनिश्चित काल माना जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपवाद स्वरूप अगर कभी किसी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि ये बहुत समय से बिल लंबित है, 3 महीने, 6 महीने, साल भर भी कई बार मामले पेंडिंग रहे हैं गवर्नर के पास, अगर लगता है राज्य सरकार को कि बहुत ज्यादा देर हो रही है और ये अपवाद का मामला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट भी एक सीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास उस मामले में भी ये समीक्षा करने का कि क्या ये वाकई डिले आर्बिट्ररली की जा रही है राज्यपाल की ओर से। अगर ऐसा किया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर केस में कोई समय सीमा तय कर सकता है। वो समय सीमा कितनी होगी ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फिक्स पैरामीटर नहीं दिया है कि इतने समय में निश्चित करना होगा, लेकिन उस समय कोर्ट उस केस विशेष की परिस्थितियों को देखते हुए एक समय सीमा की बात कह सकती है। ये एक विकल्प कोर्ट्स के पास है, लेकिन राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए एक नियम बना देना कि आप निश्चित समय में फैसला लें, ये कहीं भी संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसीलिए जो पिछला जो फैसला था 2 जजेस का, उसके इस पार्ट को तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि इसको एक मौखिक टिप्पणी की तरह से ट्रीट किया जाए आने वाले दिनों में। जहां तक जो डीम्ड पास मान लिया गया था विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, उस मसले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी आपत्ति जता दी है, लेकिन उसको वापस से उस पूरे मामले को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक दूसरी सुनवाई की जरूरत होगी, जो रिव्यू पिटीशन के जरिए मामला कोर्ट में लाया जा सकता है। चलिए बिल्कुल, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक प्रोफेसर वैद्य प्रदीप कुमार प्रजापति ने राष्ट्रपति भवन में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रपति को संस्थान की उपलब्धियों एवं रोगियों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। सिंगापुर में चल रहे ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि समाज में विश्वास के स्तर को मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने प्रकाशन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डीपफेक और सिंथेटिक सामग्री के कारण सोशल मीडिया का संस्थानों और नागरिकों के बीच विश्वास टूट रहा है। अफवाहें पलक झपकते ही फैल जाती हैं और हालात और भी चिंताजनक हो जाते हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनी प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि बड़े पैमाने पर समाज को उनके प्रकाशन से नुकसान ना पहुंचे। Everybody is worried about the very significant influence that social media is having on the trust between institutions and the citizens. That trust is getting absolutely broken because of deep fakes, because of synthetic material which is flowing around, because of rumors which get amplified at the speed of light. So all those things are really, really worrying everybody. Social media platforms must start taking responsibility of what they are publishing so that the society at large doesn't get harmed by what they publish. इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हर कंपनी जो भारत में काम करती है उसे भारत के संविधान और भारत के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है और हर प्लेटफॉर्म को ये समझना चाहिए कि वह जिस देश में काम कर रहा है उसकी सामाजिक संरचना क्या है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे देश में जो विविधता है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। Every company which works in India must follow India's constitution, must follow India's laws. Every platform must understand what is the social structure of the country in which they are operating. How does a platform react to the circumstances? How does it operate in the scenario, the diversity that we have in our country? That must be respected. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बद्र अब्दुलसैदी को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा कि हमारे समुद्री पड़ोसी ओमान की सरकार और जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि हमारी रणनीतिक साझेदारी निरंतर फलती फूलती रहेगी। विदेश मंत्री ने यहां पर शुभकामनाएं दी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं टॉप 30 जलवायु को लेकर। खासतौर से भारत ने आज जलवायु सहयोग के क्षेत्र में अपनी सक्रिय भूमिका को दोहराया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ब्राजील के बेलेम में आयोजित COP30 के इतर 11वीं संयुक्त प्रेडिक्टिंग मैकेनिज्म पार्टनर कंट्रीज मीटिंग में भाग लिया। ये बैठक जापान के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आयोजित की गई। JCM पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुरूप द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने का एक प्रभावी माध्यम माना जाता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि JCM ने यह साबित किया है कि दो देशों के बीच तकनीकी और जलवायु कार्रवाई पर तालमेल बहुपक्षीय लक्ष्यों को भी मजबूत करता है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भारत, जापान और अन्य साझेदार देशों के साथ मिलकर JCM को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वैश्विक जलवायु लक्ष्यों को उनकी दिशा में ठोस प्रगति सुनिश्चित की जा सके। और आइए अब मिड डे प्राइम में आगे बढ़ते हैं, अब नजर डालते हैं खेल जगत की खबरों पर भी। ICC ने अंडर 19 विश्व कप 2026 के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में विश्व कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक 2026 तक खेला जाएगा। कुल 16 टीमों के बीच 41 मुकाबले खेले जाएंगे। ICC के घोषित कार्यक्रम के अनुसार लीग स्टेज में भारत और पाकिस्तान आमने सामने नहीं होंगे। ICC ने 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप में विभाजित किया है। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखा गया है। इस वजह से लीग स्टेज में दोनों टीमें आपस में नहीं भिड़ेंगी। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 6 फरवरी को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि तंजानिया पहली बार अंडर 19 विश्व कप में हिस्सा लेगा और अपने पदार्पण मैच में उसका सामना वेस्ट इंडीज से होगा। सभी वार्म अप मैच 9 से 14 जनवरी के बीच खेले जाएंगे। और बात कर लेते हैं यहाँ पर खासतौर से विश्व मुक्केबाजी कप को लेकर भी। ग्रेटर नोएडा में आयोजित हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल स्वर्ण पदक के लिए होने वाले मुकाबलों में भारत के 15 मुक्केबाजों ने अलग अलग भार वर्ग में जगह बनाई है। बुधवार को जैस्मिन लांबोरिया 57 किलोग्राम और 2 बार की पूर्व विश्व चैंपियन निखत जरीन 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपने अपने मुकाबले उन्होंने जीते। जैस्मिन ने पूर्व एशिया युवा चैंपियन कजाकिस्तान की उलजान सरसिनबेक के खिलाफ 5-0 से जीत दर्ज की। इस जीत के बाद जैस्मिन फाइनल में पेरिस ओलंपिक पदक विजेता वू शियी के खिलाफ उतरेंगी। निखत जरीन ने उज्बेकिस्तान की गनीवा गुलसेवा के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। सचिन सिवाच और हितेश गुलिया भी विजेताओं में शामिल थे। आज के खिताबी मुकाबलों में भारत उज्बेकिस्तान के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, जिसमें 6 फाइनल होंगे। भारत के 15 मुक्केबाज विश्व मुक्केबाजी कप के फाइनल में पहुंचे हैं। और बात कर लेते हैं डेफिमिक्स को लेकर। टोक्यो में बाथल शूटिंग खिलाड़ियों का जलवा बरकरार है। भारत की पदकों की श्रृंखला में एक और स्वर्ण और एक कांस्य पदक और जुड़ गया है, जिससे भारत के कुल मिलाकर 11 पदक हो गए हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में प्रांजलि प्रशांत धूमल और अभिनव देशवाल ने 16-6 से चीनी ताइपे की जोड़ी को मात देकर स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर राइफल फ्रॉनमेन में कुशाग्र सिंह राजवत ने कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में कार्तिक महालिंगम 110 मीटर मेन हर्डल में फाइनल में 7वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया। समीहा बारविन ने महिलाओं के ट्रिपल जंप फाइनल में 6ठा स्थान प्राप्त किया और वर्षा गुलिया ने गोला फेंक में फाइनल में 12वां स्थान प्राप्त किया। एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने पूरी मेहनत से फाइनल में जगह बनाई, लेकिन पदक हासिल करने में असफल रहे। बात क्रिकेट की। भारत के टेस्ट कप्तान शुभमन गिल टीम इंडिया के साथ गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। हालांकि 22 नवंबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में उनकी भागीदारी अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। BCCI के एक बयान के अनुसार शुभमन गिल
स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। गिल टीम के साथ गुवाहाटी पहुंच गए हैं। शुभमन गिल पर आपको बता दें मेडिकल टीम की नज़र बनी रहेगी और दूसरे टेस्ट में उनकी उपलब्धता का फैसला आगे की जांच के बाद किया जाएगा। शुभमन गिल को कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बल्लेबाजी के दौरान गर्दन में चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें 3 गेंद खेलने के बाद रिटायर्ड हर्ट होना पड़ा था। और आइए बात करते हैं इफ्फी की। जी हाँ, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार है। आज से शुरू होने वाले फिल्म महोत्सव में 81 देशों की करीब 240 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस वर्ष का फिल्म महोत्सव अपनी पारंपरिक प्रतिष्ठा को आगे ले जाते हुए कई विशिष्ट आयोजनों का साक्षी बनेगा। देखिए डीडी न्यूज संवाददाता श्यामा मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 56वां संस्करण आरंभ होने जा रहा है भारत के तटीय राज्य गोवा में। इस बार के संस्करण में विश्व स्तर के सहभागिता और सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में 81 देशों की 240 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस वर्ष रिकॉर्ड 2314 एंट्रीज प्राप्त हुई हैं, जो इफ्फी की बढ़ती विश्व पहुंच का प्रमाण है। महोत्सव में 13 वर्ल्ड प्रीमियर्स, 5 अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर्स और 44 एशियाई प्रीमियर्स शामिल हैं। उत्सव का आरंभ ब्राजीलियन निर्देशक गैब्रियल मास्कैरो की प्रशंसित फिल्म द ब्लू ट्रेल से होगा, जो इस वर्ष बर्निनाले में सिल्वर बेयर ग्रैंड जूरी प्राइज से सम्मानित हुई है। उद्घाटन समारोह में भारत की समृद्ध फिल्म परंपरा को दर्शाते हुए एक रंगारंगी सांस्कृतिक परेड आयोजित किया जाएगा। समापन समारोह में भारतीय सिनेमा के महापुरुष रजनीकांत को उनकी 50 वर्ष की असाधारण फिल्म यात्रा के लिए विशेष सम्मान प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष जापान को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है, जहां 6 नव आधारभूत जापानी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। स्पेन पार्टनर कंट्री और ऑस्ट्रेलिया स्पॉटलाइट कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जिसके माध्यम से विविध क्यूरेटेड स्क्रीनिंग्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम इफ्फी के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को और गहरा करेंगे। 3 बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभागों में 5 महाद्वीपों से 32 चुनी हुई फिल्मों का प्रदर्शन होगा। इंडियन पैनोरामा 2025 के तहत 25 फीचर फिल्म्स, 20 नॉन फीचर फिल्म्स और 5 डेब्यू फिल्म्स को शामिल किया गया है। युवा प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इफ्फी का क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो कार्यक्रम इस वर्ष और ज्यादा विस्तारित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इफ्फी के दौरान 21 मास्टर क्लासेस और पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी। साथ ही भारत का प्रमुख फिल्म बाजार अब नए रूप में वेव्स फिल्म बाजार फिल्म निर्माताओं, निवेशकों और उत्पादकों और तकनीकी सहयोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा, जहां भविष्य के सिनेमा की दिशा और संभावनाएं निर्मित होंगी। इफ्फी अपने आप को एक ऐसे मंच के रूप में निरंतर मजबूत कर रहा है, जो कहानियों का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य एक साथ मिलाते हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज, पणजी, गोवा। में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।